बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ बीजेपी को नया लेकिन परिचित चेहरा मिला है। किरण सिंहदेव एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने इसकी घोषणा की है, लेकिन बीजेपी की इस घोषणा पर विपक्ष ने तंज कसते हुए बीजेपी पर अध्यक्ष के चुनाव पर भी सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी लोकतांत्रिक नहीं है, ये दो लोगों की पार्टी है, अगर मैदान में अकेले दौड़ेंगे तो जीतने का सवाल ही नहीं है। दीपक बैज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर बताया है, लेकिन बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। जहां नेतृत्व वंशवाद के आधार पर तय होता है, वहां लोकतंत्र की बात करना हास्यास्पद के अलावा कुछ नहीं है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बहस। कि छात्र आंदोलन से लेकर उस विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा का दायित्व संभाला, फिर प्रदेश मंत्री का दायित्व संभाला, फिर महापौर मेयर का दायित्व संभाला, फिर प्रदेश मंत्री हुए, प्रदेश महामंत्री हुए और आगे चलकर पिछले 2023 से लेकर उनको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और आज आप लोगों ने उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया है। इसलिए अगले कार्यकाल के लिए मैं किरण सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते घोषित करता हूं। अगर फिर से बन रहे हैं तो बधाई, लेकिन हमने तो सुना था बहुत सारे लोग दौड़ में थे। कौन कौन थे शुक्ला जी? धर्मलाल जी थे, धर्मलाल कौशिक जी भी थे, अजय चंद्राकर जी भी थे, शायद शिवरतन शर्मा जी भी थे और नारायण चंदेल जी भी थे। फिर भी फार्म 1 क्यों आया? सवाल तो उनको आपको पूछना चाहिए। क्या यही लोकतांत्रिक पार्टी है? क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है? नड्डा जी चुन के आते हैं, मेरे ख्याल 2 या 3 एक बार मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बोले उनके सामने कितना आवेदन आया मुझे बता दीजिए आप। निर्विरोध चुन के आते हैं या फिर मनोनयन होके आते हैं या अभिनय होके आते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा बोला फार्म भर के अकेले दौड़े, वही फर्स्ट आए। अपनी पार्टी का लोकतंत्र देख ले भाई, वहाँ तो वंशज तय कर देते हैं, जो घर में पैदा होता है वो प्रदेश का अध्यक्ष हो जाता है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति जब बनी है तब एक नाम तय हुआ है और बूथ से लेकर के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, बूथ में, मंडल में, जिले में, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ है। तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने चुन लिया है, मतलब दोबारा मौका दे दिया गया है सिंहदेव साहब को, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। रितेश बोहरे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रितेश जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपने नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है और छत्तीसगढ़ को नया प्रदेश अध्यक्ष यानी किरण सिंहदेव ही हैं, दोबारा उनको मौका मिला है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आरोप लगा रही है। आप उन आरोपों का पहले जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये पुरानी आदत है, किसी भी विषय पर हमारी कोई आंतरिक ये संगठनात्मक ढांचा है तो ये प्रश्न करने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। ये अपने यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर वो ध्यान दे, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया, एक हम संगठन ही नहीं, हम एक परिवार की एक भावना के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को संचालित करते हैं, जहाँ एक आम सहमति के साथ, ताकि जिस प्रकार से कांग्रेस में, यूथ कांग्रेस एनएसयू में जो कुर्ता फाड़ की लड़ाई होती है, हमारे यहाँ नहीं है। सर्वसम्मति से हम सहमति बना करके हम चुनाव करते हैं और उसकी घोषणा करते हैं। आपने देखा होगा, मैं घोषणा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसकी विधिवत घोषणा होती है और सब उत्सव की तरह उसको हम स्वीकार करते हैं, काम करते हैं मिल करके। इसका परिणाम है 2023 के अंदर हमने मिल करके सरकार बनाया।
यही प्रश्न जब भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रहते थे तो उन्होंने एक प्रश्न किया था कि किसी आदिवासी को हटा करके किसी साहू को बना दे। जब अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, लेकिन वीटू देसाई जी आप मुख्यमंत्री बने। तो ये हमारी लोकतांत्रिक हमारी अपनी एक प्रक्रिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस विषय को लेकर के उनके दर्द नहीं होना चाहिए। इनके जो उनका विषय होता है ये अपने ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा होगा। हमारा संगठनात्मक ढांचा कुछ अलग है, हमें काम करने की प्रक्रिया हमारी बहुत ही डिफरेंट है, तभी तो लोग यहाँ पर हमारे पास आ रहे। कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता जो सरकार जाने के तत्काल बाद हमारे आए तो उनको मालूम है कि हमारे यहाँ जो प्रक्रिया है बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छी ताकि आम समझ। लड़ाई झगड़ा जैसे विषय जो कांग्रेस में होते हैं हमारे यहाँ नहीं है। आपने देखा कि माननीय किरण सिंह जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो जितने लोग भी जो दावेदारी किए होंगे वो सब एक ही मंच में उनका स्वागत किए और रह रहे हैं, उन्होंने सराह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यही तो लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र की बात जो बार बार कांग्रेस करती है, पहले अपने पूरा इतिहास देख ले, NSP की कॉलेज चुनाव से लेकर के इनके पूरे चुनाव में किस प्रकार से कुर्ता फाड़ की लड़ाई है, ये अपने गिरिबान में फेंकेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। चलिए ठीक है। आशीष यादव जी, अब देखिए रितेश मोरे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। किरण सिंह देव अगर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं तो कांग्रेस को क्या किसी बात की दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत है। बहुत बहुत बधाई है किरण सिंहदेव जी को दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए। और कांग्रेस को इस बात की कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत इस बात से है कि जो भारतीय जनता पार्टी एक आभा मंडल बनाती है कि लोकतांत्रिक तरीके से बूथ स्तर पे चुनाव करते हुए जो है अध्यक्ष चुना गया, तो ये एक झूठ है जो ये जनता के बीच में परोस रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक तानाशाही से चलती है, दो लोगों की पार्टी है जिस पर जिसको चाहे वो सीएम बनाते हैं, जिसको चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने जो है आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पे। आप क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपसे निवेदन है कि मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, या तो हम बात काटेंगे तो काटते ही रह जाएंगे। नहीं रितेश जी सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि परिवार, एक्चुअली एग्जैक्ट उनका जो वर्डिंग थे वो तो ये था कि परिवार के जो वंशज होते हैं, परिवार में कोई पैदा होता है तो वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलना चाह रहे थे, मैं इस बात को भली भांति समझ रहा हूं। मैं उसका जवाब देता हूं कि उन्हें ये शायद जानकारी नहीं है या इस बात को वो मानना नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेहरू जी से लेकर अब तक जो है 13 ऐसे अध्यक्ष हुए हैं जो जिनका वास्ता ना कभी कांग्रेस गांधी परिवार से रहा है, ना नेहरू जी से रहा है, ना किसी से रहा है। लेकिन इनको जो है आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं होते हैं। इनको लगता है पार्टी आज जो है राहुल गांधी चला रहे हैं। लेकिन अगर उस बात पे हम इनसे सवाल पूछ दें कि क्या आपकी पार्टी मोदी जी चला रहे हैं या नड्डा जी, तो फिर जो है ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में अगर इनका जो चेहरा है उसका वर्चस्व ज्यादा है तो दिक्कत है। अगर कांग्रेस में है तो उनको लगता है कि इसको पब्लिसाइज कर लिया जाए, इसको जो है ग्लोरीफाई करें नेगेटिवली और कांग्रेस को बदनाम कर लें। हमारी पार्टी का कोई भी इस बात से लेना देना नहीं है कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। बनाए किरण सिंह देव जी को, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये बात करते हैं और झूठ परोसते हैं, उस पर ये हमारा कथन है कि ये रेस में अकेले दौड़ने वाला आदमी तो फर्स्ट आएगा। सही कहा है दीपक बैज जी ने। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका आपने नहीं अपनाया रितेश जी, ये आशीष जी का कहना है। क्यों आपने लोकतांत्रिक नहीं अपनाया? अगर अपनाया है तो कांग्रेस कह रही जो लोकतांत्रिक नहीं उसको समझा दीजिए थोड़ा। मैंने पहले ही कहा, शायद आशीष जी ने पूरा सुना नहीं या पूरी कांग्रेस पार्टी सुनने की आदत नहीं है। मैंने पहले कहा कि आम सहमति जब कोई दावेदार होती है, अगर मैं आज दावेदारी पेश करता हूं पार्टी के किसी अन्य पद के लिए या कोई और करता है तो हमारे एक संगठनात्मक सिस्टम है कि सब आपस में बैठ के बातचीत कर लेंगे भैया कि आप जो है कोई एक जन का नामांकन भर लीजिए, हम सब सहमति दे देंगे, क्यों आपस में लड़ना। ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हमारे यहाँ नजर में आता है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विषय हो। और दीपक बैज जी ने जो बयान दिया उसको मैं काटना चाहता था कि दीपक बैज जी ने कहा कि नड्डा जी तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मैं बताना चाहता हूँ वो पहली बार ही एक ही बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दोबारा हमारे यहाँ भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अध्ययन की आवश्यकता है। और जो लोकतांत्रिक की बार बार बात कर रहे हैं,
हम उस प्रकार का काम नहीं करते जिससे कार्यकर्ता की आपसी गुटबाजी को बढ़ावा मिले। कि गुटबाजी का सारा विषय जो देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कांग्रेस में करणदास मान गुट अलग है, भूपेश गुट अलग है, दीपक बैज गुट अलग है, शहर के इनके छोटे छोटे गुटों में है कि इनके आंदोलन प्रदर्शन उनको भीड़ जुटाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपने देखा कि अभी रायपुर शहर के जिला अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ, हमारे माननीय रमेश ठाकुर जी को कि सर्वसम्मति से इतनी अच्छी भीड़ है कि जैसे कोई विधानसभा चुनाव जीत के आता होगा, वैसे हमने उनको भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से, रैली के माध्यम से उनको स्वागत, उनको शपथ ग्रहण करा। तो ये यही तो लोकतंत्र होता है, ना कि हम एक दूसरे की गुटबाजी। क्योंकि संगठन को चलाना है, गति देना है, तो संगठनात्मक स्ट्रक्चर को हमको मजबूत करने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं में पकड़ करने की आवश्यकता है, न कि कार्यकर्ता किसी बड़े नेता से कोई खराबी करे। क्योंकि इनके यहाँ की घटना कोई पहली बार नहीं हुई, इनके यहाँ भी पहले की जो प्रभारी रहे, आपको याद होगा, ठीक विधानसभा 2018 के पहले बीके हरिप्रसाद जी के ऊपर किस प्रकार से काली पोती गई थी। मुझे लगता है कि सारी घटना को उनको अपने ध्यान देना चाहिए। हमारे इस प्रकार कोई विपरीत घटना नहीं होती, ना विधानसभा में हुई है ना लोकसभा में हुई है। इनके विरुद्ध विधानसभा में देखिए टिकट नहीं मिली, पार्टी छोड़ गया है। हमारे कोई पार्टी छोड़ के गई, आप बता दीजिए। जी ठीक है आशीष जी, अब बोलिए। देखिए ऐसा है कि मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर अपने ही आपको एक बार मिरर में देख लें तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इनके मोदी जी का गुट अलग चलता है, योगी जी का गुट अलग चलता है, शिवराज जी का गुट अलग चलता है। छत्तीसगढ़ में देख लें तो जो है इनके अग्रवाल जी का ग्रुप अलग चलता है, साय जी का ग्रुप अलग चलता है। और जो हमने विधानसभा में देखा है, चंद्राकर जी जिस तरीके से जो है सरकार के मंत्रियों को घेरते हुए और उनको जो है कटघरे में खड़े करते हुए दिखे, तो वो गुटबाजी तो वहां भी दिख रही है। और साथ साथ जो है आज समझ में नहीं आता है कि ओपी चौधरी जी की चल रही है या साय जी की चल रही है, साव जी की चल रही है या फिर जो है विजय जी की चल रही है। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी को नकारना, अब सब लोग जानते हैं कि मोदी जी पर्यवेक्षक थे और प्रेम प्रकाश पांडे जी जब लोकसभा के विधानसभा के जो है सभापति थे, तो किस तरीके से जो है टिकट बंटवारे में क्या झूमाझटकी हुई थी और किस तरीके से क्या हुआ था। देखिए पुरानी बातों को निकाल कर उसको वापस से ले आना। और ये एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में, एनएसयूआई में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जितने मेंबर होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हम आपसी सहमति बनाकर घोषणा करते हैं। तो क्यों इनके प्रवक्ता, क्यों इनके बड़े नेता 2 दिन 3 दिन पहले जो है ये कहते हुए नजर आ रहे थे मीडिया में कि हाँ प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो दावेदार हैं, इतने सारे दावेदार हैं, सब में जो बेस्ट होगा, जो बूथ स्तर से आएगा उसे हम बनाएंगे। या आप बात कर लीजिए धर्मलाल कौशिक जी की बात कर लीजिए, या बाकी जो 4-5 दावेदार थे उनकी बात कर लीजिए। तो 2 दिन पहले तक तो ये इस राग को लाप रहे थे कि इनमें से जो बेहतरीन होगा, जो बेस्ट होगा कैंडिडेट, उसे बनाया जाएगा। आज जब जो है ऊपर से नाम थोप दिया गया, नाम का सिर्फ अनाउंसमेंट किया गया और एक आदमी को फॉर्म तक नहीं भरने दिया, नॉमिनेशन ही चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म तक नहीं भरने दिया, निर्विरोध बताया जा रहा है, तब ये कह रहे हैं आपसी सहमति बना के नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाता है। तो क्या 3 दिन पहले तक इस बात की आपसी सहमति बन नहीं पाई थी क्या, या रातों रात बनी है क्या? कल तक धर्मलाल कौशिक जी भी ये कह रहे थे कि देखिए पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आला कमान निर्णय करेगा उसे मानेंगे। आज जो है वो निर्णय हो गया, या पहले से पता था कि किरण सिंहदेव जी बनने ही वाले हैं। ये कॉन्ट्रोवर्शियल और कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री थोपा गया है, उस तरीके से जो है प्रदेश अध्यक्ष वापस से थोप दिया गया। बिल्कुल, चलिए अब बताइए रितेश जी, प्रदेश अध्यक्ष वापस थोप दिया गया है, ये थोपा गया है कि आपने अगर दोबारा मौका दिया है? मुझे लगता है कि इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता इनके नेताओं का अध्ययन करने जरूरत है। जो शब्द का प्रयोग किए थोपा गया, एक आदिवासी मुख्यमंत्री का अपमान है। मुझे लगता है आशीष जी को इसलिए माफी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में प्रथम मुख्यमंत्री है जो आदिवासी है। दूसरी बात, हमारे यहाँ थोपने की परंपरा नहीं है, क्योंकि थोपने की परंपरा गांधी नेहरू परिवार के रही है, जो उनको थोपा गया। इनकी मजबूरी हो गई जो उनको चुनाव करा करके मल्लिका खड़गे जी को बनाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोपने की परंपरा नहीं है। हम यहाँ मिल करके किसी का सिलेक्शन न करके, इलेक्शन न करके हम सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दलों का जो बायलॉज होता है, जो एक चुनाव की प्रक्रिया होती है, उसको तो हमको नामांकन तो भरना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि हम पहले बैठ करके बातचीत कर लेते हैं। और उन्होंने खुद अपने बयान को जो बोला कि धर्मलाल कौशिक जी ने कहा है कि संगठन जो निर्णय लेगा उसको हमें माने। तो मुझे लगता है कि यही खूबसूरती है कि जो संगठन कहेगा
तो मान्य होगा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रवक्ता हूँ। मुझे लगता है कल रहूं ना रहूं, लेकिन जो पार्टी मेरे लिए डिसाइड करेगी, जो मेरे निर्णय करेगा उचित होगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। यही संगठन होता है। इसी संगठन के बदौलत हम पूरे विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हम उभर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी ईमानदारी के 7 लाख से ज्यादा हमने मेंबरशिप बनाया है, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, यही संगठनात्मक ढांचा हमको आने वाले समय में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हमको जीत करके लाने में हमको सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता हमारे माननीय किरण सिंह देव जी ने भी पहले बताया कि वो किस प्रकार से मंडल से लेकर के प्रदेश स्तर के काम को लेते हुए वो आज प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो मुझे लगता है यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही जी रितेश जी, आज भारतीय जनता पार्टी या सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई है। हाँ चलिए ठीक है रितेश जी, आपकी बात आ गई। आशीष जी, अब रितेश जी की बात आप बताइए। देखिए, अगर लोकतांत्रिक तरीके से बात किया जाए तो ये कह रहे हैं हम लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर रहे। अब सही अब समझ में नहीं आ रहा किसका लोकतंत्र कैसा है, किसका लोकतंत्र कैसा है, क्या आप मानते हैं? आप स्पष्ट कर दीजिए। ये ऐसी बात है कि अगर चुनाव की कोई प्रक्रिया है तो चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 पार्टियों के बीच में, 2 कैंडिडेट्स के बीच में होता है। ये बोले ना कि हमने जो है नॉमिनेट किया हुआ है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नए नव निर्वाचित शब्द यूज करने के बजाय ये कहें कि जो है नव मनोनीत या जैसा भी इन्हें कहने का मन करे। आप देखिए, मैं जब कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री थोपते हैं, ये बोले कि आदिवासी मुख्यमंत्री पे माफी मांगनी चाहिए। साहब, मैं कोई आदिवासी मुख्यमंत्री का जो है अपमान नहीं कर रहा हूं, उनको तो हमने सीएम माना ही हुआ है, वो आपके साथ साथ हमारे भी सीएम है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ का कोई एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का चुनाव विष्णुदेव साय के चेहरे पे लड़े क्या? नहीं। या किसी को ये अंदेशा भी था क्या कि विष्णुदेव साय बन सकते हैं मुख्यमंत्री? आप मोहन यादव जी की बात ले लीजिए, आप जो है हरियाणा में जो है जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनकी बात ले लीजिए, आप मणिपुर के सीएम की बात ले लीजिए। आपने जहां जहां सीएम बनाए हैं वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर क्या वहां के कद्दावर नेता और संभावित मुख्यमंत्री की श्रेणी या लिस्ट में कहीं आ रहे थे क्या? नहीं। आपने पिक किया फ्रॉम द ग्राउंड और बनाया ताकि जो है आपकी एंटी लॉ भी ना बन पाए। आप शिवराज सिंह जी जो इतने सफलतम मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, उन्हें आपने किनारा कर दिया। यहाँ छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी के साथ साथ बृजमोहन अग्रवाल जी और जितने बड़े नेताओं को आपने किनारा किया। आज भी कुछ मंत्रियों को किनारा, अच्छा आशीष जी, चले ठीक है, मैं मान गया। आपने एक नाम बस छोड़ दिया, भजन लाल शर्मा राजस्थान में, बाकी आपने सारे नाम ले लिए। भजन लाल शर्मा राजस्थान में, मैं बस बोलना ही चाह रहा था। ये सारी बातें जो ये नहीं। अच्छा आशीष जी, अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल किया, भारतीय जनता पार्टी ने किसी नए को मौका नहीं देना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कांग्रेस आशीष यादव को भी टिकट दे दे, आशीष यादव कल को मुख्यमंत्री बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो क्या कोई गलत होगा? बताइए, दिल पे हाथ रख के कहिए। क्षमता होगी सर, हाँ। तो अगर आशीष यादव की क्षमता है विधायक होने की, तो विधायक टिकट उनको मिलना ही चाहिए। नए युवाओं को मौका देना चाहिए, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। लेकिन अगर आशीष यादव को कोई इसलिए विधायक बना दे कि वो डमी विधायक बन के मेरे इशारों पे चल जाए और मेरे इशारों पे काम करे, तो फिर तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर आशीष यादव की क्षमता होगी, तो मतलब ये जो मुख्यमंत्री बने हैं सब डमी मुख्यमंत्री हैं। आशीष जी, इस बात ठीक है। रितेश जी, आप इसका जवाब दीजिए। ये मुख्यमंत्री जो बने ये डमी है, आपने तो प्रैक्टिकल किया, लेकिन आशीष जी कह रहे हैं डमी मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि डमी की जो प्रथा थी वो 2014 के अंदर खत्म हुई है। बोलना नहीं चाहिए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे अर्थव्यवस्था के जनक जाने जाते हैं, जिसको सोनिया गांधी जी ने डमी प्रधानमंत्री रूप में उनको स्थापित करके उनका कितना किरकिरी किया ये पूरे देश दुनिया ने जाना। हमारा डमी नहीं होता, हमारे क्षमता और उसकी निर्णय क्षमता और उसकी सूझबूझ और विवेक शक्ति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी 3 बार 4 बार के सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनके अनुभव के आधार पर उनको हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और यहाँ की आम सहमति से उनको मुख्यमंत्री बनाया। और आपने देखा कि लगातार 11 महीने से सरकार बहुत अच्छे से ढंग चल रही है। जितने हमने वादा किया था लगातार उस पर काम हो रहे हैं। बहुत सारे रोजगार के सृजन के नौकरियों भी हम लगातार उसकी घोषणा हो रही है। कहीं कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ केवल कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं के काम जो होते थे सेटिंगबाजी से वो होना बंद हो गए। तो मुझे लगता है कि तकलीफ तो वही है, क्योंकि इनके जितने विधायक और नेता थे भी कवासी लखमा जी ईडी में 7 दिन के रिमांड पे गए, देवेंद्र जी ऑलरेडी जेल में है। तो मुझे लगता है कि
अब जो है इनकी जो दाल गलती जो दाल करना बंद हो गई है, इसीलिए कुछ भी मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार के विषय को चलाना, ताकि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम है। इस प्रकार से केंद्र बैठे हुए नेता भी करते हैं और राज्य बैठे हुए नेता भी करे। सत्ता की लोलुपता समझ में आती है कि एक प्रकार से जब सारे मीडिया में चैनल चलते थे कि कांग्रेस सरकार आएगी और किस प्रकार से वो 35 सीट पर अटक जाते, तो आश्चर्य होता है। मुझे लगता है कि समझ में आता है कि इनकी मानसिकता कहां तक बनी हुई है कि जो ये कर नहीं पाए वो हम करके दिखा रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का विषय चल रहा था, ये सीधा मुख्यमंत्री और घोषणा ये उसमें आ गए। हम अगर किसी साधारण कार्यकर्ता को मौका देते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खूबसूरती है। हमारा कोई गरीब रिक्शे वाला भी साझा का विधायक बन सकता है और कोई आदिवासी अंचल से बूथ से निकला हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। कांग्रेस में केवल पैसा और क्या बोलते हैं रुतबे का रोल है, हमारे ऐसा नहीं है। हमारा आम कार्यकर्ता भी किसी सिर्फ नेतृत्व में पहुंच सकता है। यही उदाहरण जो है भारतीय जनता पार्टी पेश करते आई है। मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, की जो बात है अब ठीक है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल हो गए थे विषय से, लेकिन चलिए फिर उसी ट्रैक पर आते हैं आशीष जी। और फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को दोबारा मौका मिला, अगर कोई अच्छा कर रहा है या अच्छा करना चाहता है, अगर उसको दोबारा मौका मिल गया तो ये गलत है या सही है? एक फाइनल कमेंट, अपनी राय रखिए। ये फाइनल कमेंट आपका जो राय होगा, और रितेश जी आप बीच में नहीं बोलेंगे, ये फाइनल कमेंट है। बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो लोकतंत्र का अवमंडल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, इस बात पे हमने सवाल उठाया, और जो दीपक बैनर्जी जी का कमेंट था उस पर मैं जवाब दे रहा था। साथ ही साथ जो इन्होंने बात की देवेंद्र यादव और कवासी लखमा की, ईडी का सर कन्विक्शन रेट आप पिछले 10 साल से 2014 से लेकर अभी तक का निकाल लीजिए, वो स्टेटेड है 0.5। जितने लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल में डाला, उसमें से सिर्फ 0.5% लोगों को आखिरी में दोषी पाया गया, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया। उसके अलावा बात करते हैं देवेंद्र यादव की, तो न्यायालय का फैसला आएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। आज छत्तीसगढ़ में जो कानून की व्यवस्था है, छत्तीसगढ़ में जो एसआई भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो सनी लियोनी को महातारी वंदन के पैसे दिए गए, और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति आज जो है रोजगार, स्वास्थ्य और कानून की है, ये इससे पहले निचले स्तर पर कहीं नहीं थी। बिल्कुल किरण सिंहदेव जी बहुत अच्छा काम करें, साथ ही साथ अपनी सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के लिए। ठीक है रितेश जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, साथ ही साथ ठीक है आशीष जी, आपकी बात आ गई। रितेश जी फाइनल कमेंट। जी, मुझे लगता है कि सारे बातों का एक ही शीर्षक लगता है कि जब अपने घर के ऊपर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने संगठन को भी ज्यादा मजबूत करते हैं, और इसी के माध्यम से आने वाले चुनाव में भी हम अपने ध्यान दे सकते हैं, ना कि दूसरों के धर्म में थाका झाकी करने का प्रयास करें। मैं तो दीपक भाई जी को यही आपके चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि अपने संगठन को मजबूत करें। हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए बाध्य है। हम नगरीय निकाय चुनाव में जीतने के लिए हमारी तैयारी पूरी जोरों शोरों पर है। मुझे लगता है कि वो अपनी तैयारी की ओर ध्यान दे, ना कि किसी दूसरे के घर में उनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है वो अपने ऊपर ध्यान दे। मुझे इतना ही रहना चाहिए। चलो रितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। तो आज हमने बड़ी बहस में चर्चा की। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को दोबारा मौका दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी देखी होगी कैपेबिलिटी, वो क्षमता, वो कुशलता, वो योग्यता, तभी तो किसी पर कोई विश्वास करता है। अब कांग्रेस को किस बात की आपत्ति है ये कांग्रेस समझे। दीपक बैज क्या कहते हैं, वो कांग्रेस पर कितना फोकस्ड हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को कितना आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस को कितने आगे और लेकर जाते हैं, उनको अभी तय करना। भारतीय जनता पार्टी को जो तय करना था उसने तय कर दिया। किरण सिंहदेव को मौका देना था, दे दिया। एक बार विश्वास किया, पैरामीटर पे खरे उतरे तो दोबारा भी दे दिया कि आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा कीजिए। बहरहाल ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच की बात है, आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। अगर नहीं होंगे तो राजनीति किस बात की। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।